नमस्कार दोस्तों, द स्टडी कैफ़े में आपका स्वागत है। मैं हूं नंद किशोर और आज अपन जो है राजस्थान का इतिहास में कोई टॉपिक नहीं पढ़ेंगे। आज अपन देखेंगे भारतीय इतिहास, और इसमें बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो सब एग्जाम के लिए जो है महत्वपूर्ण है, उसके बारे में बात करेंगे। और उस टॉपिक का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। क्या नाम है? सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता जो है आपके वो एक साधारण लोगों द्वारा बसाई गई असाधारण सभ्यता थी। तो उसकी क्या असाधारण खासियत थी उनके बारे में अपन आज बात करेंगे। तो टॉपिक का नाम मैं डालता हूँ सबसे पहले आपके सामने, उसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। तो दोस्तों, आपने, मुझे पता है कि आपने बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे जो है अलग अलग यूट्यूबर से अलग अलग प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी होगी। हर किसी का अपना पढ़ाने की शैली होती है, लेकिन मैं भी कुछ नया करने की कोशिश में हूँ। देखते हैं कि आपको कितना समझ में आता है, और जो यदि समझ में आए तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अधिक से अधिक जो है कमेंट्स में मुझे आंसर दीजिएगा। अपन शुरू करते हैं। तो जो है सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। ये राहुल तिवारी जी हैं, इनको नमस्कार। हेतराज सिंह, राहुल कुमार, हेतराज सिंह, मनोज लाइन करके जो गुड इवनिंग सर जो है, ये शायद गंगानगर से होंगे मेरे ख्याल से। डोंगर सिंह, और जो है मुजफ्फरनगर एनडीए की तैयारी में जो है भाई साहब, जो भी नाम है इनका, अंशुल जी, इनको भी नमस्कार। सबको नमस्कार। तो अपन चलते हैं जो है सिंधु घाटी सभ्यता। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इस सिंधु घाटी सभ्यता में हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है ना, किस तरह इसकी रूपरेखा होगी, उसके बारे में बात करते हैं इस टॉपिक के। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान में रखना है कि हम सबसे पहले इस सभ्यता का परिचय देखेंगे। क्या देखेंगे? परिचय। हम इसकी भूमिका बनाएंगे कि किस प्रकार इस सभ्यता के क्या क्या नाम थे, किस प्रकार ये सभ्यता जो है अपने अलग अलग रूपों में विकसित होती है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम देखेंगे इस सभ्यता का विस्तार। क्या देखेंगे? विस्तार देखेंगे। क्या देखेंगे भैया? विस्तार। हम ये देखेंगे इसमें कि ये सभ्यता वर्तमान भारत में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में या विश्व के अन्य किसी क्षेत्र में विस्तारित थी या नहीं थी, इसके बारे में बात करेंगे। और हम इसमें देखेंगे, वो देखेंगे इसका कालक्रम। क्या देखेंगे? कालक्रम। हम ये देखेंगे कि ये जो है कौन से कालक्रम में ही सभ्यता थी। और इसके बाद हम देखेंगे इस सभ्यता की उत्पत्ति। क्या देखेंगे? उत्पत्ति। हम देखेंगे कि इस सभ्यता का निर्माण कैसे हुआ था, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। और हम क्या देखेंगे? और हम देखेंगे जो है इसके बारे में, इस सभ्यता का जो है सामाजिक, क्या देखेंगे? सामाजिक, ठीक है। और जो है आपका धार्मिक जो है स्थिति देखेंगे, सामाजिक धार्मिक स्थिति देखेंगे। और क्या देखेंगे? और जो है इस सभ्यता में हम देखेंगे वो दोस्तों, और भी कई सारे बिंदु है वो देखेंगे। और क्या देखेंगे? और हम देखेंगे इनकी राजनीतिक स्थिति। क्या देखेंगे? राजनीतिक स्थिति। और क्या देखेंगे? राजनीतिक स्थिति के बाद हम देखेंगे इनकी, वो देखेंगे जो है आपकी आर्थिक स्थिति। सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, और क्या देखेंगे? आर्थिक स्थिति। इनका किस प्रकार का व्यापार वाणिज्य था। और फिर देखेंगे हम इसमें जो है वो देखेंगे इस सभ्यता का जो है महत्वपूर्ण नगर। क्या देखेंगे? महत्वपूर्ण, चलो इसको नगर को यहाँ डाल देते हैं। जो हम देखेंगे महत्वपूर्ण नगर देखेंगे। और यहाँ मैं छोटा सा टॉपिक डाल दूंगा, इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ, उसके बारे में बात करेंगे। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम इस सभ्यता के बारे में क्या देखेंगे। सबसे पहले जो है इसका परिचय देखेंगे। हेलो भाई शिवशंकर मिश्रा, हेलो आदित्य शुक्ला सर, सबको गुड इवनिंग भाई। तो सबसे पहले परिचय देखेंगे, फिर इसका विस्तार देखेंगे, कहाँ से कहाँ तक विस्तार थी। फिर इसका कालक्रम देखेंगे, कौन से काल में ये सभ्यता अस्तित्व में थी। फिर हम इसकी उत्पत्ति देखेंगे कि इसकी देशी उत्पत्ति है या विदेशी है, इसको बसाने वाले लोग भारतीय थे या कहीं बाहर से आए थे। फिर इनकी हम सामाजिक धार्मिक स्थिति देखेंगे, और इसके अंतर्गत ही हम जो इससे पहले देखेंगे वो महत्वपूर्ण नगर और उनकी विशेषताएं देखेंगे। और क्या देखेंगे? महत्वपूर्ण नगर एवं उनकी विशेषताएं। ये देखने के बाद हम सामाजिक धार्मिक स्थिति देखेंगे। फिर राजनीतिक स्थिति देखेंगे कि सत्ता जो होगी इस सभ्यता में वो किनके हाथों में होगी, इनकी आर्थिक स्थिति क्या थी, ये इतनी अच्छी या असाधारण सभ्यता क्यों थी, वो सारी बातें देखेंगे। फिर देखेंगे कि इसका पतन कैसे हुआ। तो ये कुछ खाका है आपके सामने। इस सभ्यता को देखने का नजरिया होना चाहिए वो इस तरह से होना चाहिए कि हमें ये पता चलना चाहिए कि मोटे तौर पे इस टॉपिक में, इस सभ्यता में हमें क्या क्या पढ़ना है और कहाँ कहाँ से इसमें क्वेश्चन कौन कौन टॉपिक से बनेंगे, उसके बारे में भी हम बात करेंगे।
हेलो भाई गोदारा, हेलो राजदीप पांडे, सबको हेलो हाय नमस्कार, सबको गुड इवनिंग भाई। ठीक है, अधिक से अधिक लाइक कीजिए, जल्दी जल्दी सबको जो है मैसेज डाल दीजिएगा ताकि वो सारे लोग कनेक्ट हो जाए जल्दी आके। तो जो है अपन आज देखते हैं इस सभ्यता का परिचय। क्या देखेंगे? पहला टॉपिक, आज का जो पहला टॉपिक आपका होगा वो कौन सा होगा? परिचय। हम सिलसिलेवार टॉपिक लेंगे, पहले परिचय पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे? विस्तार, और फिर क्या पढ़ेंगे? कालक्रम। इसी तरह क्रमशः जो है हम सारे टॉपिक देखेंगे। ठीक है भाई, तो पहला टॉपिक मैं उठा रहा हूं आपके सामने, वो है परिचय। कौन सा है भाई? परिचय। तो देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो है परिचय उसमें क्या है मोटे तौर पे। देखिए भाई, सबसे पहले बात करेंगे आपसे जो है सिंधु घाटी सभ्यता के परिचय की। तो पहला टॉपिक जो है इस सभ्यता का वो है इसका परिचय या भूमिका, इसके बारे में बात करते हैं अपन। तो दोस्तों इसके बारे में जब बात करेंगे तो वो सेम चीज़ जो है आपको यहाँ भी कुछ चीज़ें ध्यान में होगी। आपने कई सारे इसके एक नाम सुने होंगे। तो एक आपने सुना होगा, इसका नाम जो है हड़प्पा सभ्यता। क्या नाम सुना होगा आपने? हड़प्पा सभ्यता। एक नाम आपने सुना होगा सिंधु घाटी सभ्यता। क्या सुना होगा? सिंधु घाटी, ये टॉपिक में भी दिया हुआ है। तो ये सभ्यता सुना होगा आपने। और क्या सुना होगा? और आपने सुना होगा सरस्वती नदी घाटी सभ्यता। सरस्वती नदी घाटी सभ्यता। और क्या सुना होगा यूनिक इसके बारे में आपने? और सुना होगा आपने जो है नगरीय सभ्यता। क्या सुना होगा? नगरीय सभ्यता। और क्या सुना होगा आपने? और आपने सुना होगा कांस्ययुगीन सभ्यता। क्या सुना होगा? कांस्ययुगीन सभ्यता। और क्या सुना होगा आपने? और सुना होगा आपने इसके बारे में, वो ये है कि जो है आपने सुना होगा कि ये जो है एक प्रकार की आपके जो है आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है। आद्य ऐतिहासिक सभ्यता। तो चलिए हमें जो है सारी चीजों के बारे में हम एक एक करके बात करते हैं। सबके लिए उपयोगी है, चाहे वो एनडीए की तैयारी कर रहा है, चाहे राजस्थान से कोई रीट, पटवार, कांस्टेबल, पुलिस वगैरह किसकी भी तैयारी कर रहा है, चाहे ग्राम सेवक की कर रहा है, या यहाँ पे जो है अदर कोई स्टेट पीसीएस या नेशनल लेवल पे जो भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसमें ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 110% क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है? और ये सबको दिख रहा है भैया? ये लिखा हुआ सबको दिख रहा है? तो कमेंट में बताइए जल्दी मुझे। चलिए, तो सबसे पहले बात करेंगे अपन जो है इस टॉपिक की। इसका नाम है आपका जो है पहला हड़प्पा सभ्यता। ये मोटे तौर पे परिचय में जो मैंने आपको बताया, जितनी भी सारी चीजें बताई, चाहे आपको हड़प्पा सभ्यता बताई, चाहे सिंधु घाटी सभ्यता बताई, या सरस्वती नदी घाटी सभ्यता बताई, या नगरीय सभ्यता कहा मैंने, या आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता कहा, या कांस्ययुगीन सभ्यता कहा, सबका मतलब एक ही है कि ये इसके अलग अलग नाम हैं। क्या है भैया? ये अलग अलग नाम है। इस चीज का ध्यान रखना। ये आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है। ये क्या है? आद्य ऐतिहासिक सभ्यता। तो ये सारे इसके नाम हैं। हम इन नामों के बारे में चर्चा करेंगे। हम किसके बारे में चर्चा करेंगे? इन नामों के बारे में चर्चा करेंगे। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता की। देखो 1826 की घटना है। कब की घटना है? 1826 में एक अंग्रेज जो है महोदय होते हैं चार्ल्स मैसन। क्या नाम है? चार्ल्स मैसन। क्या नाम है इस आदमी का? चार्ल्स मैसन। दिख रहा है ना सबको? जय कुमार गुड मॉर्निंग, मयंक राजपूत गुड मॉर्निंग, टी सीरीज यस सर, थैंक यू भाई, थैंक यू सबको, थैंक यू इस तक कनेक्ट होने के लिए। रवि पूनिया शुक्रिया, गुड इवनिंग। तो 1826 में चार्ल्स मैसन जो है ये क्या करेंगे? इसका सर्वप्रथम खोज करेंगे। क्या करेंगे? सर्वप्रथम जानकारी। क्या किया है भैया? आपको पूछे कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले किसने जानकारी दी, तो आपको पता होना चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी है? चार्ल्स मैसन ने दी है। ये ध्यान रखना। लेकिन उस समय जो है अंग्रेज गवर्नमेंट ने या अंग्रेजों ने इसमें जो है उत्खनन वगैरह में या इस ओर ध्यान देने में कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई। क्लियर है? फिर क्या होगा? सुनते जाइए।
फिर जो है 1856 की घटना है। कब की घटना है? 1856 में। दो भाई होंगे जिनको आप कहेंगे ब्रंटन बंधु। क्या नाम है? ब्रंटन बंधु। ठीक है, दो नाम होते, दो भाई होते। बंधु मैंने इसलिए कहा कि दो भाई है, जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन। क्या नाम है? जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन। इनका भी इस सभ्यता की ओर ध्यान गया। तो ध्यान कैसे गया सुनते जाओ। एक शहर पड़ता है पाकिस्तान में वर्तमान में, लाहौर। कौन सा शहर है? लाहौर। ठीक है, एक इधर जो है पाकिस्तान के अरब सागर पोर्ट पे पड़ता है, किनारे में पड़ता है कराची शहर। लाहौर और कराची के मध्य जो है आपके रेलवे पटरी बिछाई जा रही थी। क्या बिछाई जा रही थी? रेलवे पटरी। कहाँ पे? लाहौर और कराची के मध्य। इस रेलवे पटरी का जो है जिसके देखरेख में कार्य हो रहा था, उस आदमी का नाम था कनिंघम। क्या नाम था? कनिंघम। इसकी देखरेख में क्या हो रहा है? देखरेख में कार्य। क्या हो रहा है? कार्य। कौन कर रहे हैं कार्य? जॉन विलियम, दो भाई थे। ठीक है, जॉन और विलियम दो भाई कर रहे हैं। यहां पे जब पटरी बिछाई तो पटरी में बिछाने के लिए रोड़ी की आवश्यकता हुई। कंक्रीट होती है कि नहीं होती पटरी में बिछाई हुई? इस रोड़ी की आवश्यकता हुई तो इस हड़प्पा नामक टीले से इन्होंने रोड़ी का उत्खनन किया और पटरियों में बिछा दिया। जब वहाँ स्थानीय लोगों के जरिए इनको पता चला कि यहाँ तो कोई पता नहीं कब की पुरानी एक बस्ती पड़ी है और उसमें से ये रोड़ी निकाल निकाल के ला रहे हैं, ये बात जब कनिंघम को पता चली तो जो है आपके कनिंघम ने 1871-72 में एक शोध पत्र प्रकाशित किया और उसके बारे में ये बात की कि यहाँ कोई एक प्राचीन सभ्यता हो सकती है। अब क्या होगा सुनते जाओ आगे। 1861 की घटना है, यानी कि 1858 की क्रांति, 57 की क्रांति हो जाती है। 1858 में जो है भारत में गवर्नर जनरल होंगे, वो होंगे लॉर्ड कैनिंग। कौन होंगे? लॉर्ड कैनिंग। इसी को आदमी को जो है कालांतर में 1861 में या 1858 की 57 की क्रांति के बाद 58 में इसको वायसराय बना दिया भारत का। क्या बना दिया? भारत का वायसराय। यहां से क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम वायसराय कौन? लॉर्ड कैनिंग। इस आदमी ने जो है भारतीय पुरातात्विक विभाग का जो है गठन किया। क्या किया? भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना। क्लियर है? और इस विभाग का प्रमुख बनाया, वो बनाया कैनिंग को, सॉरी वो कनिंघम को। किसको बनाया? कनिंघम को। कनिंघम क्या बनेंगे? प्रमुख। क्लियर है सबको? दिख रहा है ना? तो जो है इस विभाग की स्थापना हो जाती है और कनिंघम को क्या बनाया जाता है? इसका प्रमुख बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? प्रमुख। अब कनिंघम प्रमुख होता है तो कनिंघम ने तो भाई 1871 के करीब इस पे शोध पत्र जारी कर दिया, लेकिन ढुलमुल रवैये की वजह से इस सभ्यता की ओर अंग्रेजों का ध्यान गया ही नहीं। ध्यान कब जाता है? तो देखो ये मिटा दूं क्या? इधर ये मिटा दूं। अब देखो ध्यान कब जाता है। आप मुझे कमेंट में बताइए, बंगाल विभाजन किसने किया था? बंगाल विभाजन किसने किया बताइए। अब बात है 1902 की। ठीक है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का पुनर्गठन होता है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का क्या होता है? पुनर्गठन। क्या होता है? पुनर्गठन। क्लियर है? इस समय जो है भारत के गवर्नर जनरल होंगे, वो होंगे लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, सॉरी कैनिंग क्या, कर्जन, जो बंगाल विभाजन के लिए फेमस थे। इस आदमी ने इस विभाग का क्या किया? पुनर्गठन। और इस विभाग का प्रमुख बनाया। क्या बनाया? प्रमुख। वो बनाया जॉन मार्शल को। किसको? जॉन मार्शल। ये क्या बनेंगे? इस विभाग के प्रमुख। इसने क्यों किया? क्योंकि इसको पुरातात्विक सामग्री इकट्ठा करने का बेहद शौक था। किसको? कर्जन को। तो कर्जन ने अलग से डिपार्टमेंट का पुनर्गठन किया, जो एक प्रकार का विलुप्त प्राय डिपार्टमेंट था भारत में, उसका पुनर्गठन कर लिया। उसका नाम क्या है? भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण। इसका पुनर्गठन किया और इसका जो है प्रमुख किसे बनाया? जॉन मार्शल को। ठीक है, इसी पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का पितामह हम कहते हैं, वो कहते हैं कनिंघम को। इस भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का पितामह
क्योंकि सबसे पहले शुरुआत भारत में किसने की थी? कनिंघम ने। तो इस कनिंघम को हम क्या कहते हैं? पितामह कहते हैं, याद रखना। तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का पितामह किसे कहते हैं? जयेंद्र भाई चंदन सिंह, बिल्कुल अभिषेक। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, बिल्कुल आपने पहले बताया, सही है। वर्तमान में हितेश सिंह ने बताया लॉर्ड कर्जन, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अधिक से अधिक कनेक्ट होइए भैया। तो जो है इसका पितामह हम कहते हैं लॉर्ड कनिंघम को। किसको कहते हैं? कनिंघम को। अब जो है इसका पुनर्गठन किया तो फिर इसी डिपार्टमेंट ने 1921 में, कब भाई? 1921 में किसका उत्खनन किया? हड़प्पा का उत्खनन किया। पहले इन्होंने सर्वेक्षण किया 2 साल, और वास्तविकता में हड़प्पा का उत्खनन 1923 में शुरू होता है, ध्यान रखना। ठीक है ना। हालांकि किताबों में आपको 1921 दिया होगा, क्योंकि 1921 में जाकर उन्होंने पूर्णतः सर्वेक्षण वगैरह कर लिया था, लेकिन वास्तविक उत्खनन जो शुरू होता है विधिवत रूप से वो 23 में होता है। तो हड़प्पा का उत्खनन किया किस किसने? ये तो निर्देशन होगा, वो देख लो, निर्देशन किसका था? निर्देशन जॉन मार्शल। किसके निर्देशन में? जॉन मार्शल निर्देशन में। और उत्खनन करता पूछे आपसे, उत्खनन करता, तो ध्यान रखना कौन होगा? दयाराम साहनी। पूरा नाम है राय बहादुर दयाराम साहनी, राय बहादुर उपाधि थी इनकी। ठीक है, तो दयाराम साहनी। तो इस तरह से इस सभ्यता का जो है क्या हो जाता है? एक प्रकार से खोज हो जाती है, एक प्रकार से सभ्यता अस्तित्व में आ जाती है। हमें ये पता चल जाता है कि ये बहुत ही क्या है? प्राचीन सभ्यता है। अभी तक भी अंग्रेज ये मानने को स्वीकार नहीं थे, मानने को तैयार नहीं थे कि भारत में इतनी प्राचीन सभ्यता हो सकती है। अंग्रेजों का अभी तक भी यही मानना है कि एक आधा कोई स्थल मिल गया होगा। और पहले तो अंग्रेज ये मानते थे कि सिकंदर ने जब भारत में आक्रमण किया था तब इस किसी बस्ती को उजाड़ दिया होगा, और उस बस्ती के जो है यहाँ क्या होंगे? ध्वंसावशेष होंगे, है ना, खंडहर होंगे। लेकिन जब उत्खनन किया तो पता चला कि बहुत ही प्राचीन सभ्यता है, और भारत का इतिहास यहाँ से सीधा 1000 साल से भी पीछे चला जाता है। क्योंकि पहले हम आर्यों के आगमन से भारत का इतिहास मानते थे, शुरू मानते थे। ठीक है ना, कि आर्यों का आगमन हुआ है 1500 ईसा पूर्व लमसम, तो उस समय हम मानते थे। लेकिन जैसे ये सभ्यता का उत्खनन हुआ तो हमें पता चला कि ये 2 से 2500 साल पुरानी है। तो भारत का इतिहास जो है 3000 ईसा पूर्व से भी आगे पीछे चला जाता है, कहने का मतलब। ठीक है, तो इस तरह से जो है इतिहास में भी काफी फेरबदल देखने को मिलेगा हमें। तो ये सभ्यता भारत के इतिहास की एक प्रकार से क्या साबित होगी? निर्धारक साबित होगी। क्या होगी? निर्धारक। अब चूंकि एक ही स्थान खोजा गया, हड़प्पा सभ्यता, एक ही स्थल खोजा 1921 में, तब जो है इतिहासकारों में, पुरातत्वविदों में एक जंग छिड़ गई कि इसका नाम क्या किया जाए, है ना। उसमें सम्मिलित था, भारत पूरा एक था। ठीक है, तो जो है इस स्थल के नाम से ही इसका नाम हमने क्या कर दिया? हड़प्पा सभ्यता। तो आपने देखा होगा कई किताबों में लिखा होगा सिंधु घाटी सभ्यता के बजाय क्या होगा? हड़प्पा सभ्यता। क्लियर है? तो इस तरह से इसका नामकरण क्या हो जाएगा? हड़प्पा सभ्यता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हड़प्पा सभ्यता। आगे बात करते हैं कि फिर इसको जो हम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? यहां भी मैंने लिखा है, यहां भी लिखा है ना। तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, पीर सिंह जी, शुक्रिया, आईडी दूसरे नाम से आपकी। बनवारी दोसा, गुड इवनिंग स्टडी भगवान। शुक्रिया हमें भगवान का दर्जा देने के लिए और इस चैनल को देने के लिए, बनवारी जी। हेतराज सिंह जी, अभी अपन बात करेंगे इस पे। अभी पीर सिंह जी की भाई पुराने जो है सरस्वती नदी कौन से क्षेत्र से होकर निकलती थी। वैसे तो रेडियो कार्बन पद्धति से वर्तमान में पूरा पता चल गया है कि जो है सैटेलाइट इमेज वगैरह से कि सरस्वती का नदी क्षेत्र का मार्ग क्या है। फिर भी अपन भी मोटे तौर पे बात करेंगे कहाँ जाके खाड़ी में गिरती थी, उसके बारे में बात करेंगे। गुड इवनिंग भाई सुरेश मीला, आशीष जहांगीर, चंदन सिंह, जय हिंद, अभिषेक राणा। ठीक है, सबको शुक्रिया, सबको नमस्कार। विजय रावत, शुक्रिया। चलिए अब बात करते हैं अपन जो है सिंधु घाटी सभ्यता की। मैं रेड मार्कर यूज दे रहा हूं, यदि आपको दिखे तो मुझे बता देना, नहीं दिखे तब भी कमेंट में बता देना। तो सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? अब होता क्या है कि 1922 की घटना है। कब की घटना है? 1922 में एक स्थल खोजा जाता है जिसका नाम है मोहनजोदड़ो।
क्या नाम है? मोहनजोदड़ो। दिख रहा है सबको भाई? ये कमेंट में बताइए, दिख रहा है ना? चलिए, ये मोहनजोदड़ो होता है। क्या होता है? मोहनजोदड़ो कब खोजा जाता है? 1922 में। इसकी खोज करते, खोज एवं उत्खननकर्ता आपसे पूछे, खोज या उत्खननकर्ता पूछे तो एक ही आदमी का नाम है, ध्यान रखना, और उसका नाम है आपका जो है राखाल दास बनर्जी। क्या नाम है इनका? राखाल दास बनर्जी। जब मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे सिंध प्रांत में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? सिंध प्रांत के जो है आपका लरकाना जिला वर्तमान में उसमें पड़ता है। ठीक है, कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में। कौन सी नदी है? सिंधु नदी के किनारे। कौन सी नदी के? सिंधु के। अब जब पता चला इनको, तो इनको ये पता चला कि जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है, क्या है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, इनके मध्य करीब करीब 450 किलोमीटर से भी अधिक की दूरी है। क्या है? 450 किलोमीटर से अधिक की दूरी है। तब इतिहासकारों में जो है उन्हें एक गणित समझ में आई, उन्हें ये बात समझ में आई कि ये कोई सभ्यता जो है कोई एक नगर इसका नहीं है, बल्कि क्या है, इसके और भी कई सारे नगर होंगे। जैसे ये सिंधु घाटी सभ्यता का ये मोहनजोदड़ो अस्तित्व में आया है, ऐसे अभी तक खोज या उत्खनन में कई सारे स्थल आएंगे। तो फिर इसका नाम क्या किया जाए? क्योंकि एक नगर के आधार पर पूरी सभ्यता के नाम का निर्धारण करना जहां तक है मेरे ख्याल से, आपके ख्याल से न्याय संगत नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार जो है पुरातत्वविदों में भी ये जो है उन्हें लगा कि जो है ये न्याय संगत नहीं है, केवल एक स्थल के आधार पर पूरी सभ्यता का हम नाम रख दें। तो क्या किया जाए? तो उन्होंने सीख ली, वो ली मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं से, जहां की सभ्यताएं जो है नदी घाटी में अवस्थित है। कहां अवस्थित है? नदी घाटी में। तो इस सभ्यता का नाम भी जो है फिर आपके क्या हो जाएगा? नदी घाटी के आधार पर। और नदी कौन सी है? सिंधु। तो हमने इसका नाम क्या कर दिया? सिंधु घाटी सभ्यता। क्लियर है? तो हमने इसका नाम क्या कर दिया? सिंधु घाटी सभ्यता। इस तरह से जो है इसका नाम पड़ जाएगा आपके सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कि वह सभ्यता जो सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में बसी हुई है, उसको हमने क्या कहा? सिंधु घाटी सभ्यता। क्लियर है? ठीक है, सबको दिख रहा है? रेड से भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं सरस्वती नदी घाटी सभ्यता की। किसकी बात करेंगे? इन दो टॉपिकों को लास्ट में उठाएंगे, पहले सरस्वती नदी घाटी सभ्यता की बात करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि सरस्वती नदी घाटी में क्या हुआ था। चलिए, देखिए, जब भारत को आजादी मिली, क्या मिली? भारत को आजादी। और भारत का क्या हो गया? बंटवारा। एक क्षेत्र पाकिस्तान कहलाया और एक क्षेत्र हम जो वर्तमान में रह रहे वो क्या है? भारत कहलाया। क्लियर है? जब पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हुआ तो उत्खनन आजादी से पहले जितने भी स्थल थे वो सारे के सारे कहां चले गए? पाकिस्तान में। कहां चले गए? पाकिस्तान में। और केवल 2 स्थल उस समय भारत में रहे। मैं आगे बात करूंगा इसके बारे में। 2 स्थल रहे। 2 स्थल कौन से थे? यहां मौखिक सुन लो। एक था कोटला निहंग खां जो रोपड़ रावी नदी के किनारे है, और एक आपका जो है आपका रंगपुर था जो आपने कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। क्लियर है? ये 2 स्थल एक ऐसे थे जो आज़ादी से पूर्व खोजे गए थे और कहाँ थे? भारत के हिस्से में आए। बाकी 400-450 स्थल करीब ऐसे हैं जो वर्तमान में भी कहाँ हैं? पाकिस्तान में। तो फिर जो है ऐसा क्या है कि हम इसको सरस्वती नदी घाटी कहें? तो आज़ादी के बाद, किसके बाद? आज़ादी के बाद। आजादी के बाद जितने भी स्थल खोजे गए उनमें सर्वाधिक स्थल भारत में थे। कहाँ थे? सर्वाधिक स्थल भारत में। और भारत में भी सर्वाधिक कहाँ थे? गुजरात में थे। क्लियर है? तो फिर जो है भारतीय पुरातत्वविद और इतिहासकारों ने कहा कि जो सर्वाधिक स्थल जब भारत में खोजे गए हैं, क्या किए हैं? सर्वाधिक स्थल भारत में खोजे गए हैं। और भारत में भी कौन सी नदी में? सरस्वती नदी जहां से बहती है उसके घाटी में या उसकी सहायक नदियों के क्षेत्रों में बसे हुए थे। 250 बस्तियां तो प्रॉपर सरस्वती नदी घाटी में बसी हुई है। कितनी? 250। बहुत बड़ी तादाद है देखा जाए तो, है ना? तो जो है इन्होंने कहा कि इस सभ्यता का नाम क्या होना चाहिए? सरस्वती नदी घाटी सभ्यता। तो सर्वाधिक स्थल मिलते हैं वो किसमें मिलते हैं? सरस्वती नदी घाटी में। वैसे वर्तमान में भी देखें तो सिंधु सरस्वती का यदि मैं कंपैरिजन करूं
तो इन दोनों में भी सर्वाधिक स्थल मिलते हैं, वो आपके मिलते हैं सरस्वती नदी घाटी क्षेत्र में। कहाँ मिलते हैं? सरस्वती नदी घाटी क्षेत्र में। क्लियर है? तो इसलिए हमने इसका नाम क्या कर दिया? सरस्वती नदी घाटी सभ्यता। तो भारतीय इतिहासकारों द्वारा जो सुझाया गया नाम है वो कौन सा है? सरस्वती नदी घाटी सभ्यता। वर्तमान में यदि कोई आरबीएससी के एनसीईआरटी पढ़ता है, यदि आपने कभी सोशल साइंस की किताब उठा के देखी है, तो उसमें आपको ये जो है नाम दिया हुआ मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए, शुक्रिया एस गोदारा, आपका भी शुक्रिया कि आप कनेक्ट है यहाँ पे। और एस जार बेसिक, गुड इवनिंग भाई, सबको गुड इवनिंग। मैं चाहता हूँ कि आप लोग अधिक से अधिक लोगों को और कनेक्ट करें। इस तरह ही हिस्ट्री चलने वाली है, इतनी ही डेप्थ में और इतनी ही जो है कंसेप्ट के साथ मैं आपको पढ़ाऊँगा, यकीन कीजिए। तो प्लीज़ आप जो है अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए ताकि वो लोग कनेक्ट हो सकें। चलिए, तो इस तरह से हमने देखा कि इसका नाम क्या पड़ गया? सर्वाधिक स्थलों की वजह से, और वो स्थल कहाँ है? सरस्वती नदी घाटी में है, इसलिए नाम पड़ गया सरस्वती नदी घाटी। चलो, फिर ये नगरीय सभ्यता क्या बोला है भैया? ये तो सिंधु घाटी सभ्यता पूर्णतः नगरीय सभ्यता थी। कैसी थी? नगरीय। हमें इस सभ्यता का उत्खनन में जो रूप मिला है वो विकसित रूप है। कैसा रूप है? विकसित रूप है। हालांकि ये सभ्यता प्राक हड़प्पा, समकालीन हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन भी है, लेकिन सर्वाधिक मोटे तौर पे हम जो इतिहास पढ़ते हैं उसमें बहुत सारे बड़े बड़े नगर देखने को मिलते हैं, और वो सारे नगर जो है एकदम व्यवस्थित बसे हुए हैं, वेल प्लान्ड सिटीज है ना। इस तरह का ध्यान रखना। सारा जो है जल निकासी के लिए पक्की नालियां मिलती है, पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है, बहुमंजिला भवन मिलते हैं, प्रत्येक घर में स्नानागार है, कुआं है ना, और सड़कें चौड़ी चौड़ी है, सारी सड़कें समकोण पे काटती है। हम आगे नगर नियोजन में बात करेंगे, जो टॉपिक पढ़ेंगे इसमें आगे, तो उसमें हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल जो ध्यान रखना कि ये भारत की जो है नगरीय सभ्यता थी, और इसलिए हमको जो है पूर्णतः विकसित रूप से, इसलिए भारत की प्रथम नगरीय क्रांति कहलाती है। क्या कहलाती है? भारत की प्रथम नगरीय क्रांति कहलाती है। तो आपको पूछे कि भारत की प्रथम नगरीय क्रांति कब हुई, तो सिंधु घाटी सभ्यता भारत में प्रथम नगरीय क्रांति थी। उस समय जो है बड़े बड़े नगरों का जो है क्या हुआ था? उद्भव हुआ था, बड़े बड़े नगरों का निर्माण हुआ था। जैसे आप देखते हैं मोहनजोदड़ो वगैरह, वहाँ 30 से 40 हज़ार की पॉपुलेशन थी उस दौर में। आज से 3-4 हज़ार साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, उस समय भी जो है 30 से 40 हज़ार पॉपुलेशन थी। बहुत बड़ी बात है कि नहीं है? तो जो है नगरीय सभ्यता थी, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब आपके सामने क्वेश्चन है कि भारत की दूसरी नगरीय क्रांति कब हुई थी? आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि भारत में दूसरी नगरीय सभ्यता कब हुई थी। तो यहाँ पे राहत इंदौरी की मुशायरा नहीं चल रहा है भैया, आपके मनोज गोगरवाल बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो ये तो राहत इंदौरी साहब कहते हैं आपको तो आने का ही है, द स्टडी के पे बुलाती है और आपको आने का है। आप स्टे कनेक्ट विथ मी, और जो है आपको जो है ज़्यादा सीखने को मिलेगा। यहाँ पे कुछ नया ही सीख के जाएंगे निश्चित तौर पे आप। राम लखन जी गुड इवनिंग। तो इस तरह से जो है हमने क्या देखा कि ये भारत की प्रथम नगरीय क्रांति है। कमेंट में जल्दी से बताइए कि भारत की दूसरी नगरीय क्रांति कौन सी है। ठीक है, नहीं है तो इधर उधर से लोगों से क्वेश्चन पूछ के भी बताइए, आंसर जरूर आना चाहिए कमेंट में, तभी हमें पढ़ाने में मजा आएगा और आपको पढ़ने में। क्लियर है? चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ी कांस्य युगीन सभ्यता की। किसकी बात कर लेते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता। तो मुझे एक चीज बताइए कि मानव ने सबसे पहले कौन सी धातु का जो है प्रयोग शुरू किया? सबसे पहले उपयोग में मानव द्वारा ली गई धातु कौन सी थी? ये भी एक क्वेश्चन है। ठीक है, कमेंट में बताइएगा, जल्दी बताओ, इतना टाइम नहीं है। विजय रावत, गजब भाई। मनोज ने ऐसा क्या कह दिया जो गजब? ओहो, बुलाती है मगर जाने का नहीं। जो बुला रही है उसके पास बिल्कुल नहीं जाने का। अभी तक तो आप लाइव सेशन में रहिए मेरे साथ, एंजॉय कीजिए पढ़ाई। ठीक है, पूरी भी उसको तो याद ही होगी जो जिसने लिखी है। चलिए, तो जो है कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं? तो मैंने आपको बताया कि मानव ने जो सबसे पहले धातु प्रयोग में ली थी वो थी तांबा। कौन सी थी? तांबा। और सिंधु कालीन सभ्यता में लोग तांबे और एक चीज को मिला लेते थे, टीन। किसको मिला लेते थे? टीन। इन दोनों के मेल से जो चीज बनती थी वो थी कांसा। कौन सी थी? कांसा।
तो इस सभ्यता में जो ज़्यादा उपकरण मिलते हैं, जो ज़्यादा सामग्री मिलती है, वो कांस्य सामग्री है। कैसी सामग्री है? कांस्य सामग्री है। और इस तरह से बिल्कुल नरेंद्र सिंह आपने बिल्कुल सही बताया, तांबा मानव द्वारा सबसे पहले प्रयोग की गई जो है वो धातु थी। और कांसा, तांबा और टीन को मिला के मानव ने क्या बनाना सीख लिया? कांसा। तो इस सभ्यता में जो धातुएं या प्रयोग में ज़्यादा की गई धातु है कौन से? कांसा है। उस कांसा के उपकरण या सामग्री हमें ज़्यादा मिलती है, इसलिए पुरातत्वविदों ने इस सभ्यता को क्या कहा? कांस्य युगीन सभ्यता कहा। क्या कहा? कांस्य युगीन सभ्यता। सबको क्लियर है भाई? कमेंट में बताइएगा। राज विजेंद्र बिल्कुल पूरा कंप्लीट सिलेबस पढ़ाएंगे। कंप्लीट क्यों नहीं पढ़ाएंगे आपको? ठीक है, तो जो है वो क्या था? धातु कांसा थी। अब मैंने एक चीज आपके सामने यहां लिखी थी, उसका नाम था आधे ऐतिहासिक काल। कौन सा काल? आधे ऐतिहासिक सभ्यता। तो ये क्या भला है भाई? तो देखिए, जब आप भारतीय इतिहास की बात नहीं है, किसी भी चीज का आप जब इतिहास पढ़ते हैं तो उसको आप 3 डायमेंशन में देखते हैं। और वो कौन कौन सा है देखते जाइएगा। जब इतिहास की बात करता हूं तो एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि इतिहास का मेन जो है हमें 3 डायमेंशन में देखना है पढ़ने के लिहाज से। एक तो होता है प्रागैतिहासिक काल। कौन सा काल? प्राग ऐतिहासिक काल। इसमें 2 युग होंगे, पाषाण और ताम्र। ठीक है, फिर होगा आधे ऐतिहासिक काल। कौन सा काल? आधे ऐतिहासिक काल। और एक काल होगा ऐतिहासिक। अब आपको ये ध्यान रखना कि इन तीनों में बेसिक अंतर क्या है, तो सुनते जाओ। प्राग ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जब मानव जो है असभ्य था, बर्बर था और लेखन शैली से परिचित नहीं था। क्लियर है? यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल का मानव लेखन शैली से परिचित नहीं है। लेखन शैली से क्या नहीं है? परिचित नहीं है। क्लियर है? तो लिखना पढ़ना नहीं जानता होगा। जब लिखना पढ़ना नहीं जानता होगा तो फिर हमें उस इतिहास को जानना है, उस काल के इतिहास को। तो क्या करना होगा? तो हमें उस काल के जो है पुरातात्विक सामग्री या उपकरणों पे जो है निर्भर रहना पड़ेगा। किस पे रहना पड़ेगा? उपकरणों पे। क्यों? क्योंकि इस काल की कोई लिखित साक्ष्य हमारे पास नहीं है। क्लियर है? आगे देखिए, आधे ऐतिहासिक क्या होगा? आधे ऐतिहासिक का मतलब है इस काल का मानव जो होगा वो लेखन शैली से परिचित है। लेखन शैली से क्या है? परिचित है ना? लेकिन उस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। लिपि नहीं पढ़ी गई। तो हमें इतिहास जानना है तो हमें फिर से उपकरणों या सामग्री पे निर्भर रहना पड़ेगा। पुरातात्विक सामग्री या उपकरण पे हमें क्या रहना पड़ेगा? निर्भर रहना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता भी कैसी है? आधे ऐतिहासिक। इसका मतलब यहाँ के लोग लेखन शैली से तो क्या है? परिचित है, यानी इनकी अपनी लिपि है, वो लिखते होंगे। ठीक है, लेकिन उस लिपि को हम आज तक नहीं पढ़ पाए हैं। क्लियर है? आप मेरे जैसे लोग या हमारे जो पुरातात्विक विद्वान जो है, पुरातात्विक विद्वान, वो इस लिपि को नहीं पढ़ पाए हैं। जब हम उस लिपि को नहीं पढ़ पाए हैं तो हमें क्या पता उनकी सामाजिक स्थिति कैसी थी, उनकी राजनीतिक स्थिति कैसी थी, उनकी धार्मिक स्थिति कैसी थी, वो कौन से देवता को मानते थे, उनके समाज में कौन सी रीति रिवाज थी, कौन सी परंपराएं थी, है कि नहीं है? जब इतनी सारी चीजों की जानकारी हमें नहीं है तो हमें फिर यहाँ किस पे निर्भर रहना होगा? यहाँ प्राप्त उपकरणों से। यहाँ हमें जिसकी मूर्ति मिली तो हमने कहा अच्छा इस काल में ये देवता प्रचलन में थे। ठीक है, हमें पता चला कि यहाँ बहुत बड़ा स्नानागार है तो हमने अनुमान लगा लिया कि इसका मतलब जो है वहाँ के लोग कोई धार्मिक यज्ञ अनुष्ठान वगैरह करके सामूहिक स्नान करते होंगे, है कि नहीं? हमें अग्नि वेदिका मिली तो हमें पता चला कि यज्ञ वगैरह का प्रचलन होगा, है ना? एक साथ स्त्री और पुरुष के दफनाए हुए शव मिले तो हमने अनुमान लगाया कि हो सकता है सती प्रथा का प्रचलन हो। पुरुष के साथ महिलाएं भी क्या हो जाती थी? सती हो जाती थी या मृत्यु को वर्ण कर लेती थी।
है ना। फिर हमने देखा कि मातृ देवी की बहुत सारी मूर्तियां हैं, तो हमें ये पता चला कि उनके समाज में स्त्रियों की स्थिति जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण थी, प्रभावशाली थी, है ना। महिलाएं ही सर्वोपरि थी उनके समाज में, तो एक प्रकार का मात्र सत्तात्मक समाज था। ये सारी बातें हमें कैसे पता चली? वहाँ से प्राप्त सामग्री से हमने अनुमान लगाया उसके बारे में। क्या लगाया? अनुमान। इसलिए ध्यान रखना कि यहाँ लेखन शैली तो है, लिपि भी है, लेकिन हम नहीं पढ़ पाए हैं, हमें यहाँ की सामग्री पे ही क्या रहना पड़ेगा? निर्भर। तो ये चीज़ मेरे ख्याल से आपके सामने क्लियर होगी, और इस चीज़ को क्लियर करने के बाद ये तो आपके स्वाभाविक क्लियर हो ही गई होगी, है ना। यहाँ क्या है? लिखित भी नहीं है, यहाँ क्या है? लेखन शैली आ रही है, तो यहाँ क्या होगा? लेखन शैली। यहाँ लिपि भी नहीं है, यहाँ लिपि आ रही है, लेकिन यहाँ भी लिपि होगी। यहाँ लिपि पढ़ी नहीं जा रही और यहाँ लिपि पढ़ लेंगे, यानी कि वो काल जिस काल का हमारे पास लिखित साक्ष्य हैं, हम उस लिपि को पढ़ सकते हैं। हमारे पास पूर्णतः साक्ष्य हैं कि वर्तमान या फलाने फलाने तिथि को या फलाने फलाने साल को क्या हुआ था, वो सारा किस में आएगा? ऐतिहासिक में। चाहे वो स्मारक है, भवन है, सिक्के हैं, कोई भी हो, चाहे ग्रंथ हो कई प्रकार के, वो सारे के सारे किस में आएंगे? इसमें। तो यहाँ मैं लंबा तो इसमें अभी नहीं जाना चाहूँगा। जब यदि आपके इम्पोर्टेंट हुआ मुझे लगा तो मैं एक जो है पूरी आपकी प्राचीन भारत के इतिहास में प्रागैतिहासिक काल जो है उसमें जो हम पढ़ेंगे पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, तो उसमें मैं आपको बता दिया करूँगा वो टॉपिक जब हम लेंगे तब। फिलहाल तो हमें किस पे ध्यान रखना है? सिर्फ इतने सी चीज़ पे जो मैंने यहाँ लिखी है। सबको समझ में आया भैया? शुक्रिया आकाश चौहान। बिल्कुल मनोज, आपने बिल्कुल सही बताया, जिसके लिखित हो पर पढ़े नहीं जाए, ये आपका आधे ऐतिहासिक काल है। क्लियर है? चलिए, तो इस तरह से जो है हमने देखा कि हम इस सभ्यता के कई सारे नाम देखते हैं, उन सारे नामों के आधार पे हमें ये पता चला कि ये सभ्यता जो है अलग अलग नामों में कही जाती है, लेकिन हम उसको सम्मिलित रूप से एक ही नाम यदि कहें तो वो कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता है। लेकिन वर्तमान में इसकी स्वीकार्यता जो है वो एक प्रकार से सरस्वती नदी घाटी के तौर पर भी की जा रही है। ऐसी मांग भी है, हो सकता है भविष्य में सिंधु घाटी सभ्यता की जगह टॉपिक ही आना शुरू हो जाए कि सरस्वती नदी घाटी सभ्यता। तो ये ध्यान रखना। अच्छा, सरस्वती नदी घाटी सभ्यता की यदि मैं बात करूं तो सरस्वती नदी की बात करूं तो ये जो है पश्चिमोत्तर भारत में चलती थी, और चलते हुए इसकी कई शाखाएं जाकर अलग अलग क्षेत्रों में गिरती थी। कुछ जो है आपके प्रभास पट्टन जो है वहां जाके गिर जाती थी गुजरात में, कुछ कच्छ के रण में होकर विलुप्त हो जाती थी, कुछ अरब सागर के पास कराची इधर की होकर गिरती थी। तो अलग अलग शाखाओं में चलती थी। वर्तमान में घाघरा नदी जो है वो कहते हैं कि विलुप्त सरस्वती नदी के मार्ग पे ही चलती है, जिसे घाघरा या हाकड़ा नदी कहते हैं। उसके क्षेत्र को नाली या आपने कहा जाता है, तली कहा जाता है। तो ये आपके एग्जाम में जियोग्राफी पर्पज से भी इम्पोर्टेंट है, तो आपको ध्यान में रखना है। खैर वो एक सेकेंडरी टॉपिक है, वो अपना टॉपिक नहीं है, हम जियोग्राफी में नहीं जाएंगे। हम तो फिलहाल क्या देखना है? सिंधु घाटी सभ्यता। तो आपने क्या देखा? हड़प्पा सभ्यता देख लिया आपने। हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते थे हमने वो देखा। हमने फिर देखा सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, फिर हमने देखा सरस्वती क्यों कहते हैं, फिर हमने देखा नगरीय सभ्यता क्यों है, फिर हमने देखा कांस्ययुगीन क्यों है, और फिर हमने देखा आधे ऐतिहासिक क्यों है। क्लियर है? तो ये परिचय का टॉपिक आपके सामने क्या हो गया? क्लियर। इसको आप लॉक कर दीजिएगा। हम आगे चलते हैं इसके विस्तार में। किस में चलते हैं? विस्तार में। दूसरा टॉपिक कौन सा था आपका? विस्तार था। बिल्कुल रोशन बागोटिया, कालीबंगा आपने बिल्कुल करेक्ट कहा। कालीबंगा सरस्वती नदी क्षेत्र में, कालीबंगा, राखीगढ़, बनवाली, ये हरियाणा में कुछ क्षेत्र पड़ते हैं, ये सारे के सारे जो है सरस्वती नदी घाटी क्षेत्र में है। बिल्कुल करेक्ट जा रहे हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। अब अपन देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। आप लोगों को समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट में जितने भी कनेक्ट है वो सारे बता दीजिएगा कि भाई हाँ आपको समझ में आ रहा है, और ताकि हम और एफर्ट डाल सकें, इस टॉपिक में जान डाल सकें। ठीक है भाई, बताइएगा। प्लीज आप जरूर बताएं मुझे आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नरेंद्र डांगी यस सर कहना चाह रहे हैं आप। चलिए अब अपन देखते हैं इस सभ्यता का जो है वो है परिचय के बाद अपन देखते हैं इस सभ्यता का विस्तार। क्या देख रहे हैं? विस्तार।
आप मेरे ख्याल से बहुत सारे यूट्यूबर हैं, पढ़ाते होंगे आपको, लेकिन एक अलग डायमेंशन में इस तरह से हर टॉपिक को खोल के पढ़ाना इतना बहुत कम होता है। और आप प्लीज़ जो है अधिक से अधिक कनेक्ट होइए ताकि मुझे अच्छा लगेगा। और बिल्कुल बिल्कुल जो है राजेश चंपावत थैंक यू, अरुण बालोतिया थैंक यू, रोशन बालोतिया क्लियर है, शुक्रिया भाई। राज ब्रजेंद्र लोथल गुजरात में है, बिल्कुल लोथल गुजरात में है भाई आपके राज। ठीक है भाई, सबको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये स्थल है टोटल 1400-1600, हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, अभी अपन क्या देख रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। ये सबको विस्तार लिखा हुआ दिख रहा है क्या भाई? मैंने रेड मार्कर से लिखा हुआ है, दिख रहा है तो देखिए भाई। गुड इवनिंग हरीश कुमार, गुड इवनिंग भाई। नरेंद्र डांगी आपने क्या क्वालिफाई किया है भाई? नरेंद्र डांगी मैं RS क्वालिफाइड हूँ, 3 टाइम मेंस लिखा है मैंने, अभी रिजल्ट आया था मेरा, नहीं हुआ उसमें हालांकि। और मैं एक्चुअल में यहाँ पे RS और IS की प्रिपरेशन करता हूँ और अदर एग्ज़ाम भी कई सारे स्टेट PCS में देता रहता हूँ। और पिछले 5 साल से मैं जयपुर में पढ़ा रहा हूँ अलग अलग कोचिंगों में। और तो आपके बारे में क्या परिचय बताऊँ, बाकी तो आप मैं पढ़ा रहा हूँ, उससे अनुमान लगा लीजिएगा कि आपको कैसा लग रहा है। अच्छा है तो वो बता दीजिएगा, और जो भी है ना। तो सबको शुक्रिया, और अपन आगे चलते हैं इसमें विस्तार में। विस्तार दिख रहा है आपको, मुझे उम्मीद है। चलिए विस्तार की बात कर लेते हैं। तो इस सभ्यता के मैं यदि विस्तार की बात करूं आपसे, तो आपको पता होना चाहिए कि इस सभ्यता का विस्तार जो है वो मोटे तौर पे 3 देशों में वर्तमान देखने को मिलता है। ठीक है, तो विस्तार में 3 देश कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। एक तो मिलेगा आपका जो है अफगानिस्तान, कौन सा मिलेगा? अफगानिस्तान। एक मिलेगा आपका पाकिस्तान, क्या मिलेगा? पाकिस्तान। एक मिलेगा भारत, क्या मिलेगा? भारत। अफगानिस्तान में इसके मात्र 2 स्थल है। कितने स्थल है? 2। वो मैं यहां लिख दिए देता हूं आपके लिए, तो आप देख लेना। एक तो है सार्तगुई और दूसरा है मुंडी गाक। मुंडी गौक दिख रहा है भाई, सार्तगुई और मुंडी गाक सबको दिख रहा है। ठीक है, पाक, अफगानिस्तान, इंडिया। बिल्कुल सही कहा आपने नरेंद्र, बिल्कुल सही कहा। रोशन बिल्कुल सही कहा आपने। योगेंद्र शुक्रिया। कमलूराम गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग भाई, सबको गुड इवनिंग। ठीक है, चलो तो आपको क्या ध्यान रखना है, विस्तार की बात करें तो देश आपको पूछे, भौगोलिक सीमा या क्षेत्र पूछे तो 3 क्षेत्र, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत। अफगानिस्तान सिर्फ कितने क्षेत्र हैं? 2। सार्तगुई, मुंडी का ध्यान रखना। इसमें से सार्तगुई की मैं आगे जाके बात करूंगा जब आर्थिक स्थिति की बात करेंगे अपन। ठीक है, तो यहां ध्यान रखना, ये टॉपिक में वापस कमेंट में पूछूंगा आपसे। और पाकिस्तान और भारत, पाकिस्तान में और भारत में सर्वाधिक स्थल देखे गए हैं, उनमें भी सर्वाधिक स्थल पूछो दोनों में, तो सबसे अधिक किसमें है? भारत में है। चलिए अब मैं यदि इसके विस्तार की बात करूं आपसे, तो जो है इस सभ्यता का विस्तार लगभग जो है, विस्तार लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में है। कितने में है? 13 लाख वर्ग किलोमीटर। हालांकि वर्तमान में तो 20 लाख से ज्यादा है, लेकिन आपको जो है एग्जाम में जो किताबों में दिया हुआ रहता है अक्सर वो 12,96,000 या 12,99,000 समथिंग दिया होता है, तो वो 13 लाख आपको मानना है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन 13 लाख ही पूछेगा, एग्जैक्ट डाटा नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है ना, तो लमसम में पूछेंगे तो वो 13 लाख पूछेंगे आपसे। ठीक है, तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। और इसकी आकृति पूछे आपसे, क्या पूछे? आकृति, बसावट किस आकृति में है? त्रिभुजाकार है। कैसे बसा हुआ है? त्रिभुजाकार रूप में जो है ये लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, ये तो आपको ध्यान रखना है 2 फैक्ट जो इसकी आकृति और इसके टोटल एरिया के बारे में है, क्षेत्रफल के बारे में है। क्लियर? एक आपसे यहां से क्वेश्चन पूछेंगे विस्तार में कि इसका नॉर्थ में या उत्तर में विस्तार कहां तक था, दक्षिण में कहां तक था, पश्चिम में कहां तक है, पूर्व में कहां तक है।
क्लियर है। और वहां स्थल भी पूछेंगे, वो स्थल कौन सी नदियों के किनारे भी पूछेंगे, वर्तमान में कौन से स्टेट या कंट्री में पड़ते हैं ये भी पूछ सकते हैं। क्लियर है। तो इस टाइप से जो है आपको ध्यान में रखना है। तो वो अपन देखते हैं इसका विस्तार। क्या देखते हैं? विस्तार। ये तो आपका हो गया नॉर्थ यानी कि उत्तरी हिस्सा, और ये हो गया आपका साउथ यानी कि दक्षिणी हिस्सा। थोड़ी रीजनिंग है, रीजनिंग लगा लेते हैं अपन भी आज इसमें। वैसे मुझे रीजनिंग पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन यहां दिशा परीक्षण आप कर सकते हैं। क्लियर है। ये आपका पश्चिम है और ये आपका ईस्ट है। मैं मैप पे भी बताऊंगा, और फिलहाल यहाँ एक रीजनिंग लॉजिकल के हिसाब से भी देख लेते हैं कि इसमें क्या लॉजिक होता है। क्लियर है। लॉजिक तो वैसे कुछ नहीं है, बस दिशाओं का ज्ञान आपको होना चाहिए, और कुछ लॉजिक नहीं है। तो देखिए, यदि मैं आपसे बात करूं इसके उत्तरी क्षेत्र की, कहां की? उत्तर की। तो उत्तर में एक जगह पड़ती है मांडा। कौन सी पड़ती है? मांडा। कौन से राज्य में? J&K। हालांकि अब ये J&K नहीं है ना, ध्यान रखना। और अब तो ये जो है आपका एक प्रकार की जो है क्या है, केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। और नदी पूछे, नदी तो चिनाब नदी है, चिनाब नदी है। क्लियर है। मांडा जम्मू कश्मीर में पड़ता है, नदी कौन सी है? चिनाब। ये इसका क्या है? सबसे उत्तरी हिस्सा है। दक्षिण में चलेंगे तो दक्षिण में जगह पड़ती है देमाबाद। कौन सी जगह है? देमाबाद। आप लोग भी कमेंट में मुझे जल्दी से बताइए कि आप लोगों को कितना याद है इसके बारे में, है ना। उत्तर पश्चिम सारा बताइए फटाफट। कौन सी नदी के किनारे है, कौन सी जगह वर्तमान स्टेट में है, वो भी बताइए। बिल्कुल सही बता रहे। पूर्व में अहमदनगर नहीं है, योगेंद्र कौन सी गलत बता रहे हैं आप। हाँ, रीजनिंग नाइस सब्जेक्ट है राज, शुक्रिया। रीजनिंग है अच्छा सब्जेक्ट। और ये स्थल जो है पड़ता है आपके महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। ठीक है। MH, गाड़ियों को प्लेट नंबर से याद रख लेना, MH। और ये जो है नदी आपसे पूछे तो नदी वैसे तो मूल रूप से प्रावरा नदी है, लेकिन ये गोदावरी की सहायक है। तो कई बार बुक्स में आपको गोदावरी दिया हुआ मिलेगा। क्लियर है। ये ध्यान में रखना है। अब चलते हैं पश्चिम में। पश्चिम में स्थल है वो है सूतका गैडोर। सूतका गैडोर ये पड़ता है बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान किसका हिस्सा है? पाकिस्तान का। किसका है? पाकिस्तान का। और नदी पूछे तो नदी बताओ भैया फटाफट, दाश्क नदी। कौन सी नदी? दाश्क नदी। क्लियर है। तो इस तरह से जो है बिल्कुल आकाश चौहान, ईस्ट में आलमगीर यूपी उत्तर प्रदेश है। बिल्कुल अपन बात करेंगे इसके बारे में, ये ध्यान रखना। और जब अपन आएंगे पूर्व में, तो पूर्व में स्थल होगा वो होगा आलमगीरपुर। कौन सा है? आलमगीरपुर। और ये जो है आपका आलमगीर पड़ता है, ये पड़ता है यूपी में। और यहाँ आपको नदी पूछे तो नदी आपके राजस्थान में एक शहर है हिंडौन। तो हिंडन से याद रख लेना, हिंडन नदी। कौन सी नदी है? हिंडन नदी। क्लियर है। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि इसका जो है विस्तार, उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर चिनाब नदी, और दक्षिण में देमाबाद महाराष्ट्र प्रवरा या गोदावरी नदी, और पश्चिम में सूतका गैडोर नदी जो सूतका गैडोर है बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है, दास नदी। पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, और जो है कैसी है? हिंडन नदी के किनारे है। और इसके बारे में ये भी ध्यान में रखना कि ये स्थल जो है इस टाइप से और वापस जो है इस टाइप से होंगे। ये एक प्रकार की क्या होंगे? ये आपकी त्रिभुजाकार रूप में है। कैसे हैं? त्रिभुजाकार रूप में। और ये त्रिभुजाकार रूप में कितना फैला हुआ है? तो ये त्रिभुजाकार रूप में 13 लाख वर्ग किमी में फैला हुआ है। याद रख लोगे भाई? याद रख लोगे ना? 13 लाख वर्ग किलोमीटर में। क्लियर है सबको? ओ अमन दंतात्रेय, आप हिंडौन से ही हैं? बिल्कुल, हिंडौन में मैंने पढ़ा रखा है।
प्रबोध कोचिंग में। चलिए अब आगे चलते हैं। ये विस्तार आपको ऐसे यहां समझ में आ गया। चलो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में था। एक चीज और ध्यान में रखना इसके बारे में, हालांकि मैं मैपिंग पे भी आपको बताऊंगा। ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर में होता है और इसका विस्तार जो है इसकी समकालीन सभ्यताओं से कई गुना ज्यादा है। बड़ा क्या है, इसका क्षेत्रफल है। कैसे हैं तो सुनते जाओ। इसकी समकालीन सभ्यताएं दो होती है। कितनी होती है? दो। एक होगी आपकी जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता और एक होगी मिस्र की सभ्यता। क्लियर है? आप मुझे फटाक से कमेंट में बताइए कि मेसोपोटामिया आप किसे कहते हैं। ठीक है, तो विश्व की इसकी समकालीन सभ्यता जो होती है यह है मेसोपोटामिया। कौन सी है? मेसोपोटामिया सभ्यता। और ये जो है जिस नदी के किनारे हैं वो नदी है दजला फरात नदी। कौन सी नदी है? दजला फरात। एक इसकी समकालीन सभ्यता है वो है मिस्र की सभ्यता। और वो जो नदी जिसके किनारे हैं वो नदी है नील नदी। नील नदी। आपने जीके में क्वेश्चन देखा होगा कि नील नदी, मिस्र को नील नदी का क्या कहते हैं आप? वरदान कहते हैं। क्या कहते हैं? वरदान कहते हैं। ये क्वेश्चन आपने देखा होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे क्वेश्चन कमेंट दे रहे हैं लोग। बगदाद को मेसोपोटामिया नहीं कहते। मेसोपोटामिया वैसे वर्तमान में इराक को कहते हैं। किसको कहते हैं? इराक को। ठीक है, मेसोपोटामिया। यहां जो सभ्यता थी उस सभ्यता का नाम मिलता आपको सुमेरियन सभ्यता। क्या कहेंगे आप इसको? सुमेरियन सभ्यता। क्लियर है? चलो, तो इन दोनों सभ्यताओं को यदि मैं मिला दूं, क्या कर दूं? मिला दूं, तो इन दोनों की जो है सिंधु घाटी सभ्यता 12 गुना बड़ी थी। कितनी गुना बड़ी थी? 12 गुना। आप अनुमान लगा सकते हैं कि दो सभ्यताओं को मिलाने के बाद भी 12 गुना बड़ी है। किससे? मेसोपोटामिया और मिस्र से। कौन सी सभ्यता आपकी? सिंधु घाटी। क्लियर है? और केवल मेसोपोटामिया की तो वो 20 गुना है। कितनी है? केवल इस मेसोपोटामिया की मैं बात करूं तो इससे तो 20 गुना बड़ी है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी विस्तृत सभ्यता है ना? कितनी विस्तृत है। और सबसे बड़ी बात यहां जो है क्या है? नगरीय स्वरूप देखने को मिलेगा हमें। क्या देखने को मिलेगा? नगरीय स्वरूप। चलो अब आगे देखते हैं अपन। ये तो हमने इसके बारे में बात की। एक थोड़ा मैपिंग में भी आपको पता होना चाहिए कि जो है इसके थोड़े तटीय क्षेत्रों की बात कर लेते हैं कि तटीय क्षेत्र कितना था, तो उसके बारे में थोड़ी सी मैपिंग देख लेते हैं। तो यहाँ ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि ये मिस्र की सभ्यता का तो जो है, सॉरी मेसोपोटामिया की सभ्यता का तो ये 20 गुना है। और मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों को मैं यदि मिला दूं तो ये फिर कितनी हो जाती है? फिर ये हो जाती है आपके कितनी? आपके 12 गुना बड़ी हो जाती है। कितनी हो जाती है? 12 गुना। एक थोड़ा सा मैपिंग में देख लेते हैं जो 5-7 मिनट अपने पास है उसमें, ताकि मैपिंग में आपको समझ आ जाए। क्योंकि मुझे आपको इसमें इनका समुद्र तट बताना है। क्या बताना है? समुद्र तट। ये तो अपना राजस्थान है, ये क्या है? गुजरात है, ये आपका जो है पंजाब है, और ये आपका J&K है। और इधर से अपने पैरेलल एक देश चलेगा, नकारा देश, नाकामयाब देश, और उसका नाम है आपका जो है वो है पाकिस्तान। क्या है? पाकिस्तान। इसके ऊपर एक ऐसे देश है उसका नाम है अफगानिस्तान। हमें बस इतना सा ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें एक शहर पड़ेगा, यहाँ पे जो पड़ेगा स्थल, यहाँ पे स्थल, वो है आपका सूत का गेडोर। कौन सा है? सूत का गेडोर। ध्यान रखना। इसके पास कई सारे छोटे छोटे स्थल और भी है, जैसे राणा घुंडे वगैरह कई सारे हैं। तो यहां से लेके यहां तक जो है ये इनकी समुद्र सीमा है। क्या है? समुद्र सीमा, जो करीब करीब जो है वो है 13,000 वर्ग किलोमीटर, सॉरी 1300।
कितनी है? 1300 वर्ग किमी। क्लियर है? तो यहाँ 1300 से आप कैसे याद रख सकते हैं? आपको इतना करना है कि आपने देखा कि इसका पूरा संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है? 13 लाख है, जबकि यहाँ कितना होगा? 1300 वर्ग किलोमीटर। क्लियर है? तो ये इसकी समुद्री सीमा है। ठीक है, फिर यहाँ गुजरात आ जाएगा, है ना, और आपका जो है यहाँ सूतका गैडोर है, यहाँ मांडा पड़ जाएगा, और इधर आलमगीर यूपी पड़ जाएगा, इधर जो है देमाबाद पड़ जाएगा, है ना। जब हम इसको वापस देखेंगे तब भी ये कैसा बन जाएगा? त्रिभुजाकार। कैसे बनता देखते जाना। यहाँ जो स्थल है वो कौन सा है? देमाबाद। क्लियर है? यहाँ कौन सा? मांडा। यहाँ कौन सा स्थल है? मांडा। ठीक है, यहाँ महाराष्ट्र में जो MH है, यहाँ पे कौन सा स्थल था? देमाबाद। कौन सा था? देमाबाद। यहाँ पे हमारा कौन सा स्थल होगा? हिंडन नदी होगी, और स्थल होगा वो होगा आलमगीरपुर। कौन सा होगा? आलमगीर। यहाँ सूतका गैडोर है, और नदी कौन सी है? दास्क है। क्लियर है? यहाँ नदी कौन सी होगी? चिनाब होगी। कौन सी होगी? चिनाब। तो जो है, और यहाँ गोदावरी या प्रवरा नदी मैंने पीछे लिखा, वही आप याद रख लेना। तो यहाँ इसका यदि मैं क्षेत्रफल देखूं तो वापस त्रिभुजाकार आएगा। देखते जाना कैसे। देखो, यहां से यदि मैं निकलने बात करूं तो यहां से यहां आई और वापस यहां गई। देखो, तो ये क्षेत्रफल कितना है इसका? ये क्षेत्रफल है 13 लाख। 13 लाख वर्ग किलोमीटर ये है, जबकि ये कितना है? 1300। क्लियर है? तो ऐसा जो है आप इसको देख सकते हैं। तो ये जो है मैंने आपको बताया, वो ये है आपका इस सभ्यता का जो है विस्तार। क्या है? विस्तार। अब कल अपन देखेंगे, आज के लिए इतना ही। कल जो देखेंगे अपन वो देखेंगे इस सभ्यता का अपन जो है वो देखेंगे विस्तार के बाद कालक्रम देखेंगे। फिर जो है मैं आपको बताऊंगा इस सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुई थी, इसको बसाने वाले लोग कौन थे, और फिर अपन बात करेंगे वो करेंगे जो है इस सभ्यता के महत्वपूर्ण नगरों की, जिसमें से हम 6 या 8 नगर टोटल मानेंगे जो नगरीय थे, बाकी सारी ग्रामीण टाइप की संस्कृति थी, उसके बारे में बात करेंगे। किस प्रकार के घर होते थे, किस प्रकार उनकी बसावट थी, वो सारी बातें करेंगे। और फिर अपन देखेंगे इनकी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति। फिर अंत में देखेंगे पतन, इसका पतन कैसे हुआ, क्या आर्यों ने इसका पतन किया था, ये सारी बातें अपन करेंगे इसके बारे में। और आज के लिए इतना ही। आप जो है डेली 5 बजे लाइव आइएगा, आपको इसी डेप्थ के साथ पढ़ाया करूंगा मैं, आप निश्चित रहिए। नरेंद्र डांगी अफगान से कहाँ लगता है? भाई यहाँ अफगानिस्तान में 2 स्थल मैंने बताया, सार्तगुई और मुंडीगाक 2 स्थल है, वो पहले मैं बता चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पे और ऊपर लिखे हुए, ठीक है ना। और फिर जो है कालक्रम के बाद हम इसके विस्तार में, जब हम इसका महत्वपूर्ण नगर और विशेषताएं पढ़ेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि इसके कौन कौन से नगर भारत में पड़ते हैं, भारत में पड़ते हैं तो कितने पड़ते हैं, पाकिस्तान में कितने पड़ते हैं, वो सारी बातें हम उसमें करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया दोस्तों।